हेलो, गुड आफ्टरनून। तो कल वाली क्लास में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी बेटा अपने को, उसका आपको सर ने शायद आपको अपलोड कर दी होगी क्लास जो यहाँ से लाइव हुई थी, और आज हम उससे आगे चल रहे हैं बेटा। कल हमने 2 ही क्वेश्चन किए थे, क्लास में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी टेक्निकल, इस वजह से आज हम फर्स्ट डी के उससे आगे क्वेश्चंस कर रहे हैं बेटा, है ना। फर्स्ट डी एक्सरसाइज के कल 2 थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन कर लिए थे हमने। आज क्वेश्चन नंबर 5 पर डिस्कशन अपन करते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है, सिद्ध करो कि एक समतल वक्र में एक समान चाल से, क्या दिया बेटा, एक समान चाल का मतलब आपको वेग जो है, वेलोसिटी जो है, वेग जो है वो क्या दिया हुआ बेटा, नियत या कांस्टेंट या अचर, ठीक है। चलने वाले बिंदु का त्वरण, और आपसे पूछा गया बेटा, त्वरण पूछा है, आपसे एक्सेलरेशन को बताने को कहा है कि क्या होगा, और ये बताया गया है कि ये आप प्रूफ कीजिए रो साई डैश का या साई डॉट का स्क्वायर होगा। और साई डॉट जो है वो आपको पता है क्या है, टेंजेंट जो था आपका उसका एंगुलर वेलोसिटी है, क्या है बेटा, साई डॉट, डी साई बाई डी टी आप इसको लिखते हो, कल भी हमने इसको यूज किया था। तो हमें दिया हुआ है कि वेलोसिटी क्या होता है बेटा, कांस्टेंट, तब उसका जो त्वरण है, जो उसका एक्सेलरेशन है, वो प्रूफ कीजिए कि रो साई डॉट का स्क्वायर होता है। ये प्रूफ करना अपने को, इंग्लिश में देख लीजिए, प्रूव दैट द एक्सेलरेशन ऑफ ए पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन कर्व विथ यूनिफॉर्म स्पीड इज रो साई डॉट का स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। अब देखो कुछ टर्म्स वापस अपन रिवाइज कर लेते हैं। एक तो हमने पढ़ा था टेंजेंशियल वेलोसिटी, टीवी कितना आया था भाई, v, इसको लिखा था ds बाई dt। एक हमने पढ़ा था नॉर्मल वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल की क्या थी बेटा, 0, शून्य, अपन ने देख लिया था ये। फिर था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये लिखा था अपन ने dv बाई dt, या इसको d स्क्वायर एस dt स्क्वायर, और या इसको हमने लिखा था v dv बाई ds। और इसी तरह से एक था नॉर्मल एक्सेलरेशन, जिसको हमने लिखा था v स्क्वायर बाई रो, जहां रो जो है वो ds बाई डी साई या वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब देखो अपने को गिवन क्या है बेटा, वेलोसिटी गिवन है। वेलोसिटी दिया हुआ, अगर सिंगल वेलोसिटी वर्ड है तो यहाँ जो अपन s और साई की बात कर रहे हैं, यहाँ जो अपन s और साई की बात कर रहे हैं, इस कंडीशन में आपको पता है कि पार्टिकल की केवल एक ही वेलोसिटी होती है, दूसरी वेलोसिटी क्या होती है, 0। तो अगर कहीं वेलोसिटी वर्ड है तो उसका मतलब वहां रिजल्टेंट वेलोसिटी का मतलब है, किसका मतलब बेटा, रिजल्टेंट वेलोसिटी। और रिजल्टेंट वेलोसिटी आपने फर्स्ट सी में निकाली थी, कैसे सॉल्व करते हैं अपन, क्योंकि यहाँ दूसरा 0 है तो अपन जो वेलोसिटी है या जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है उसको एक ही वेलोसिटी कंसिडर कर सकते हैं, कौन सी, टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्लियर, टेंजेंशियल मतलब स्पर्श रेखीय वेग, ये कांस्टेंट दिया हुआ है अपने को, और हमें त्वरण एक्सेलरेशन निकालना है कि ये होगा। देखिए सिंस v कैसा दिया हुआ आपको, कांस्टेंट, इसलिए v का जो डेरिवेटिव है dv बाई dt वो क्या होगा, 0। और dv बाई dt क्या है बेटा, देखो क्या है ये, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, या इसको कह सकते हैं स्पर्श रेखीय त्वरण, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इसका त्वरण निकालना है, और केवल त्वरण दिया हुआ, इसका मतलब कौन सा त्वरण है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की बात करनी है। और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हमें दोनों टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो दोनों चाहिए। तो हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल दिया इस कंडीशन से। नाउ जो हमारा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है, या उसको नॉर्मली अपन एक्सेलरेशन बोले, वो क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। क्योंकि ये तो 0 हो गया, तो आप खुद सोचें कि एक्सेलरेशन क्या बच जाएगा हमारे पास, नॉर्मल एक्सेलरेशन केवल ही, टेंजेंशियल तो 0 हो गया, तो इस नॉर्मल के स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, नॉर्मल एक्सेलरेशन। और नॉर्मल एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करते हो आप, v स्क्वायर बाई रो से। यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या बेटा। अब देखो हमें
जो एक्सेलरेशन है उसको रो और साई डॉट का स्क्वायर प्रूफ करना है। क्लियर? तो देखो भाई साई कब आएगा, साई डॉट मतलब क्या हो गया, डी साई बाई डी टी। तो साई पहली बात तो यहां से कब आएगा, जब इस रो को इस टर्म में लिखूंगा तभी तो साई आएगा। और v को भी मैं क्या लिखूंगा, s और इस t की टर्म में लिखूंगा तभी तो साई लिख पाऊंगा। देखो इस तरह से कि मैंने v को तो लिख दिया बेटा ds बाई डी टी का होल स्क्वायर, और इस रो को लिख दिया ds अपॉन डी साई। यहां तक की बात क्लियर हो गई। इधर देखो थोड़ा सा आगे, अब मुझे साई चाहिए तो मैं ऊपर साई इंट्रोड्यूस कर देता हूं। कल भी हमने ये काम किया था। देखो इसको लिख दिया ds बाई डी साई और डी साई बाई डी टी, और होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर ही, और नीचे ds बाई डी टी, सॉरी ds बाई डी साई। दोनों पे स्क्वायर अलग अलग यूज कर लेंगे अपन, दोनों पे अलग अलग यूज कर लिया। तो ऊपर ds बाई डी टी का, सॉरी ds बाई डी साई का स्क्वायर और डी साई बाई डी टी का स्क्वायर, और नीचे आपके पास है ds बाई डी साई। तो ये ds बाई डी साई एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ds बाई डी साई और इंटू डी साई बाई डी टी का होल स्क्वायर। और आप ds बाई डी साई को क्या लिख सकते हो, रो, ये रो हो गया बेटा। और डी साई बाई डी टी को क्या लिख सकते हो, साई डॉट, मतलब इसका साई का डेरिवेटिव, और ये इसका स्क्वायर। तो क्या आ गया आपके पास, जो एक्सेलरेशन है वो कितना आ गया, रो इंटू साई डॉट का स्क्वायर। फटाफट से इसको लिख लो, जल्दी से इसको लिख लो बेटा। आगे देखो वैसे आपको सबको इसकी जितनी भी पीडीएफ है वो मिल गई होगी, सारे क्वेश्चंस की, सारे आपके जितने भी अपने अब हमने यहाँ पे डेरिवेशन किए हैं उस सब की पीडीएफ आपको अपलोड कर दी गई है, वो मिल गई होगी। सिर्फ अपने को क्वेश्चन का तरीका समझना है कि क्वेश्चन हम किस तरीके से कर रहे हैं, क्या हमें दिया गया है, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ के लिए कैसे प्रूफ किया जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। कोई भी डाउट हो कमेंट करके फटाफट पूछ सकते हो आप। कल की क्लास देखी हो, कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हो जी। देखिए अगला प्रश्न देखो, और ये बहुत आसान एक्सरसाइज है, पिछली वाली से भी आसान ये एक्सरसाइज है, समझ लो, क्योंकि इसमें टर्म्स एक मतलब कम हो गया ना, वेलोसिटी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, हिंदी में पढ़ता हूं पहले मैं, कि यदि किसी समतल वक्र में गतिमान एक कण के स्पर्श रेखीय और अभिलंबिक त्वरण सदैव अचर रहते हैं, तो अपने को क्या क्या दिया बेटा, स्पर्श रेखीय त्वरण जिसको आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोल रहे हो, और अभिलंबिक त्वरण जिसको आप नॉर्मल एक्सेलरेशन कह रहे हो। ये दोनों कैसे दिए बेटा, दोनों अचर रहते हैं। दोनों कैसे रहते हैं बेटा, अचर रहते हैं। मतलब इसको भी आपको कांस्टेंट मानना है और इसको भी कैसा मानना है, कांस्टेंट अचर। तो दो अचर मान लेते हैं अपन, मान लिया है कि ये λ1 है और ये λ2 है ना, या अपने हिसाब से म्यू या C1 C2 कुछ भी आप मान सकते हो, इस पे कोई बाउंडेशन नहीं है आपकी। क्लियर जी? दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया, देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे लिख रहे थे आप, dv बाई डी टी, ये क्या हो गया आपका λ1, ये एक कंडीशन मिल गई आपको। एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन का मतलब v स्क्वायर बाई रो, जिसको दिया हुआ है कांस्टेंट मैंने मान लिया क्या λ2, ये दूसरी कंडीशन हो गई। यहां तक तो हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि आगे देखो अब, तो सिद्ध करो कि t समय पर वक्रता त्रिज्या रो, क्या निकालना बेटा, वक्रता त्रिज्या रो, वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना रो, इक्वल टू AT प्लस B का होल स्क्वायर होगा। ये प्रूफ करना अपने को, टू प्रूव, जहां A और B दोनों क्या है बेटा, कांस्टेंट है। तो देखो अपने को दो कंडीशन गिवन है, फिर से हमको दो कंडीशन गिवन है और हमको रो फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बेटा, रो। रो कहाँ आ रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है रो, ठीक है जी। तो देखो हम क्या करते हैं, पहले वाली कंडीशन से रो और किस में रिलेशन बता रहा है, ये टी में,
रो और किस में रिलेशन बता रहा है ये, टी में। तो देखो हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 dv by dt इक्वल टू लैम्डा 1, देयरफॉर dv इक्वल टू लैम्डा 1 dt, और दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर दें इसको, तो v इक्वल टू क्या मिल जाएगा, लैम्डा 1 t प्लस कॉन्स्टेंट c1। ये मेरा क्या हो गया बेटा, इक्वेशन नंबर 3। t मिल गया कि नहीं मिल गया आपको। अब इसका रिलेशन किसके साथ चाहिए, तो यहां से अगर मैं वैल्यू यहां रिप्लेस कर दूं तो क्या मिलेगा, क्या रिलेशन, देखो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 हमारे पास है बेटा वी स्क्वायर बाय रो इक्वल टू लैम्डा 2। तो मैं यहाँ v की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ t यहाँ रिप्लेस कर रहा हूँ, क्या मिल जाएगा बेटा, लैम्डा 1t प्लस c1 का स्क्वायर अपॉन रो इक्वल टू लैम्डा 2। हमें क्या चाहिए, रो को अलग कर लेते हैं। सो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा 1t प्लस c1 का होल स्क्वायर अपॉन लैम्डा 2। देखिए बस इसको एडजस्ट ही करना है, आ गया सॉल्यूशन। इसको ये जो लैम्डा 2 है इसको मैं अंडर रूट ऑफ लैम्डा 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, नीचे वाली टर्म भी स्क्वायर में, ऊपर वाली टर्म भी स्क्वायर में। तो रो इक्वल टू मैं ये लिख सकता हूं क्या, लैम्डा 1 अपॉन अंडर रूट लैम्डा 2 t प्लस c1 अपॉन अंडर रूट लैम्डा 2 और का होल स्क्वायर। भाई अंदर भेज दिए, इसको पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना इस तरह से कि लैम्डा 1t प्लस c1 अपॉन अंडर रूट लैम्डा 2 और इस पूरे का स्क्वायर, और दोनों के साथ अलग अलग लिख लिया। अब यहाँ पे इसने खुद ही कह दिया कि ये a और b कांस्टेंट होने चाहिए, तो लैम्डा 1 कांस्टेंट है, c1 भी कांस्टेंट है, तो लैम्डा 2 भी कांस्टेंट है। तो डिवाइड करोगे तो हमारे पास रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, at प्लस b का होल स्क्वायर, वेयर a इक्वल टू आप कह दोगे लैम्डा 1 अपॉन अंडर रूट लैम्डा 2 और b इक्वल टू कह दोगे c1 अपॉन अंडर रूट लैम्डा 2, और दोनों कैसे हैं, कांस्टेंट। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोई डाउट नहीं इसमें, बताइए जी, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बोलो फटाफट से। इंग्लिश वाले साथ के साथ ही लिख लिया करो, इंग्लिश वाले साथ के साथ ही लिख लिया करो। वैसे तुम्हारे पास पीडीएफ प्रोवाइड कराई हुई है, ये क्वेश्चन आपको लिखे हुए दिए गए हैं, फिर भी कहीं कोई टर्म आपको लगती है कि ये इसमें नहीं लिखी है नोट्स में या कुछ अलग से है, तो वो आप नोट डाउन कर लिया करो बेटा फटाफट। कोई डाउट आए तो पूछ लिया करो। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जैसे हमारे पास दो तरह के एक्सेलरेशन है ना, तो अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का होल स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन का होल स्क्वायर। फर्स्ट सी में भी हमने ये किया है काम। देखिए अगला प्रश्न देखो, अब 7th क्वेश्चन। आपको प्रश्न पढ़ना आना चाहिए और इसमें कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं बेटा, बिल्कुल आसान सारे प्रश्न है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, हिंदी में पढ़ रहा हूं। एक कण किसी वक्र में इस प्रकार गमन करता है कि इसके स्पर्श रेखीय और अभिलंबिक त्वरण सदैव समान रहते हैं। कौन कौन से बेटा, स्पर्श रेखीय त्वरण और अभिलंबिक त्वरण। ये क्या दिया हो बेटा, इक्वल समान रहते हैं। स्पर्श रेखीय मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू नॉर्मल एक्सेलरेशन। क्लियर यहां तक की बात। देखो आगे बढ़ते हैं फिर। सिद्ध करो कि इसका वेग e की पावर साई के समानुपाती है। टू प्रूव, हमें ज्ञात क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है कि इसका वेग
वेग मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी आपको पता है कि नॉर्मल वेलोसिटी तो जीरो होती है, तो वेलोसिटी को अपन डिनोट इस कंडीशन में किससे करते हैं, v से। और ये कह रहा है कि v जो है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसके, e की पावर साई के। ये आपको प्रूव करना है बेटा कि इसका वेग जो होगा वो e की पावर साई के समानुपाती होगा, प्रोपोर्शनल होगा, ये अपने को प्रूफ करना है। तो देखो गिवन कंडीशन से लिखा फिर से अपन ने, सिंस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब v स्क्वायर बाई सॉरी dv बाई dt और इक्वल है किसके बेटा, नॉर्मल एक्सेलरेशन दैट इज v स्क्वायर बाई रो। अब हमें यहां से सॉल्व करके और यहां पहुंचना है, हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो देखो dv बाई dt दिया हुआ है ना, अगर इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो v मिलेगा ना अपने को, वेलोसिटी चाहिए अपने को, लेकिन इधर v स्क्वायर आ रहा है। तो याद करो अपन ने पहले भी ये काम किया है। अभी मैंने जब लिखा था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को, तो मैंने कहा था इसको आप dv बाई dt लिख सकते हो, इसको आप d2s बाई dt स्क्वायर लिख सकते हो, इसको आप v dv बाई ds लिख सकते हो, आपकी ज़रूरत के हिसाब से, आपकी ज़रूरत के हिसाब से। तो हमें यहाँ कौन सा, ये वाला काम आएगा क्या, नहीं आएगा, एस में तो चाहिए नहीं ना अपने को रिलेशन। हमें कौन सा काम आएगा, ये वाला v dv बाई ds। देखिए क्यों आएगा, इसको मैंने लिख दिया बेटा v dv बाई ds, ये v स्क्वायर है, v स्क्वायर रहेगा। और ये जो रो है, रो के लिए भी मैंने आपको कहा, रो को आप क्या लिख सकते हो, वक्रता त्रिज्या को क्या लिख सकते हो, ds बाई डी साई। तो यहाँ इसको मैंने क्या लिख दिया, ds बाई डी साई। समझ में आ गई बात। तो अब साई मिल गया जो चाहिए था, ठीक है। ये ds ds कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एक v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dv इक्वल टू v डी साई। ये चीज़ समझ में आ गई। ट्रांसफर कर दिया, सेपरेट कर दिया, फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है ना, सेपरेट कर दिया, 1/v dv इक्वल टू डी साई। इंटीग्रेशन कर देंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेशन करने पर इधर मिलेगा बेटा क्या, log v इक्वल टू ये डी साई का इंटीग्रेशन साई और प्लस log c लगा लो आप, या c1 का कुछ भी कांस्टेंट यूज करना अपने को। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या मिल जाएगा, log v माइनस log c इक्वल टू साई। तो इसको log m माइनस log n वाले फॉर्मूले से log v बाई सी इक्वल टू साई, और जब आप log को हटाएंगे तो क्या लगाओगे, e की पावर साई। सो v इक्वल टू सी ई की पावर साई। c क्या था यहाँ पे, कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट हटेगा तो किसका साइन आ जाएगा, प्रोपोर्शनल। और ये प्रूफ करना था, c क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। इतने आसान प्रश्न है, केवल आपको ये समझना है कि हमें गिवन कंडीशन क्या है और इस कंडीशन से हमें जो प्रूफ करना है वो किस तरीके से या कौन से टर्म यूज करके हम कर सकते हैं। मतलब इसी में घुमाना है आपको, और कुछ नहीं करना है, इसी में आपको घुमाना है और कुछ नहीं करना है बेटा। लिखो जल्दी से, लिखो इसको फटाफट से। आई बात समझ में। चलिए अगला देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पीडीएफ आपको दी हुई है बेटा, उसमें भी अगर कोई डाउट आता है ना, मान लीजिए वो क्या बच्चों की कॉपी है, कोई डाउट आता है तो आप उसमें राइट कर सकते हो। भाई किसी ने भूलवश कोई गलत लिख लिया हो, या ऐसा नहीं कि जो मैं लिखा रहा हूँ वो का वही लिखते रहे चलो, कि भाई सर ने तो कांस्टेंट या लैम्डा मान लिया और इसमें म्यू लिखा हुआ है, तो उसमें घबराने की आपको जरूरत नहीं है। कांस्टेंट है, आप अपनी इच्छा से कुछ भी वहां मान सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जैसे हमें प्रूफ करना था एक क्वेश्चन में, देखो ये रो बराबर AT प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अगर आपने वहां शुरुआत में A और B मान लिए होते तो फिर गड़बड़ हो जाती। तो थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों का इनका भी अपने को ध्यान रखना है दिमाग में, कि अगर शुरुआत में मैं A और B कांस्टेंट लेकर चलूंगा तो लास्ट में मैं रिप्लेस A और B से कैसे कर पाऊंगा, नहीं कर पाएंगे ना। बस देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बेटा, हिंदी में पढ़ता हूं, देखो। एक कण समतल वक्र में इस प्रकार चलता है कि
इसके स्पर्श रेखीय तथा अभिलंबिक त्वरण सदैव समान रहते हैं। वही पहले वाली कंडीशन आ गई। बस आप तो लाइन पढ़ो और इसमें लिखते चलो जो डाटा आपको मिल रहा है। क्या क्या दिया बेटा? स्पर्श रेखीय त्वरण किसके बराबर दिया हुआ बेटा? अभिलंबिक त्वरण के, जिसको अपन क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ये इक्वल दिया हुआ है बेटा नॉर्मल एक्सेलरेशन के। चीज ठीक है? आगे देखो। और इसका जो वेग है और इसका जो वेग की बात हो गई, तो मतलब एक ही वेग होगा यहां पर। कौन सा वेग होगा? टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी जिसको आप वेग बोल रहे हैं वो v है, और वो प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, समानुपाती दिया हुआ बेटा। किसके दिया हुआ है? e की पावर tan इनवर्स और s अपॉन c के। ठीक है जी। जहां s किसी स्थिर बिंदु से नापी गई चाप की लंबाई है, s क्या हो गया बेटा? आर्क लेंथ हो गया। तो सिद्ध करो कि पथ कैटेनरी होगा। देन अपने को क्या प्रूफ करना है? पाथ जो है इसका वो क्या होना चाहिए? कैटेनरी की इक्वेशन आपको पता होगी। कैसे लिखते थे? S इक्वल टू सी tan इनवर्स साई, ऐसा लिखते थे ना अपन। कैटेनरी याद करो। अरे बहुत बनाया आपने फर्स्ट ईयर में कैटेनरी। कैटेनरी बहुत सारे बनाए ना फर्स्ट ईयर में। सी tan इनवर्स साई S बराबर, ये अपने को प्रूफ करना है बेटा। तो क्या क्या दिया हुआ अपने को? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये इक्वल है किसके? नॉर्मल एक्सेल। इंग्लिश में पढ़ देता हूं, देखो क्वेश्चन को। अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन कर्व इन सच ए मैनर दैट इट्स टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशंस आर ऑलवेज इक्वल। ये हमने लिख दिया। एंड इट्स वेलोसिटी वेराइज एज e की पावर tan इनवर्स s अपॉन c। और इसकी वेलोसिटी कैसे वेराई करती है? इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। देन और s क्या है हमारे पास? कोई भी आर्क लेंथ है किसी भी पॉइंट से मेजर की हुई। देन शो दैट द पाथ इज अ कैटेनरी। देन अपने को पता करना है कि इसका जो पाथ होगा वो क्या होगा? कैटेनरी। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। फर्स्ट सी में पाथ फाइंड आउट करते थे। फर्स्ट सी में जो हमारे पास पाथ होता था, कण का जो पथ होता था, वो r इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा होता था, जिसमें आप रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते थे। और यहाँ जो पथ है, यहाँ पे जो पाथ है वो कैसा है? s और साई का इक्वेशन है। मतलब आर्क लेंथ और उसका जो टेंजेंट का एंगल है, उन दोनों के बीच का रिलेशन है। तो यहाँ अपने को s और साई में एक रिलेशन, एक इक्वेशन बनानी है। जो कैसी, किसकी इक्वेशन आनी चाहिए? कैटेनरी की इक्वेशन आनी चाहिए। तो देखिए बेटा, अब सिंस वही जो गिवन कंडीशन है वहां से लिखेंगे अपन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके इक्वल दिया हुआ है? नॉर्मल एक्सेलरेशन के। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया? dv बाई dt। नॉर्मल एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया? v स्क्वायर बाई रो। और एक कंडीशन और दी हुई है जिसको अभी यूज करेंगे अपन बाद में, कि v जो है वो प्रोपोर्शनल है e की पावर tan इनवर्स s अपॉन c के। आवाज के साथ मैसेज आएगा। अगर आप कोई मैसेज कर रहे हो तो मेरे पास नहीं आ रहा है, मैं आपको बता दूं बेटा। आप या तो पिक्चर मैसेज सेंड करो या फिर वॉइस मैसेज सेंड करो। मेरे पास टेक्स्ट मैसेज नहीं आ रहा है यहाँ पे।
हाँ जी, तो इसमें सॉल्यूशन बताओ फटाफट से, इसका सॉल्यूशन बताओ। देखो कैसे करोगे। आपको एक तो ये रिलेशन दिया हुआ है और एक हमारे पास रिलेशन दिया v प्रोपोर्शनल है e की पावर tan इनवर्स s अपॉन c के। तो जल्दी से बताओ, देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, जल्दी से बताओ। और हमें s और साई में रिलेशन लाना है, हमें s और साई में रिलेशन लाना है, जल्दी से बता दो। वही काम करेंगे यहाँ पे, v को सॉल्व करेंगे, पहले v आएगा तभी तो s आएगा भाई। v को ही तो ds/dt लिखोगे आप। तो देखो इसको मैंने सॉल्व किया बेटा पहली कंडीशन से, है ना। dv/dt को मैंने लिख दिया वही v dv/ds, ये v स्क्वायर आ, v स्क्वायर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये रो आ गया, रो को क्या लिखूं, ds/d साई। तो यहां से मेरे पास कंडीशन मिल जाएगी 1/v dv इक्वल टू d साई, ये मिलेगा पहले वाली सेम कंडीशन। क्लियर। अपन इसको क्या कर देते हैं बेटा, इंटीग्रेट कर देते हैं। अपन इसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग समाकलन करने पर हमें 1/v का इंटीग्रेशन तो मिल जाएगा, सॉरी log v, और यहां से साई प्लस आप कांस्टेंट यूज कर लो, log c यूज कर लो या कोई दूसरा कांस्टेंट यूज कर लो, c1 कर लिया जैसे मैंने, ठीक है जी। अपने को v को वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल बताना है, v को वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल बताना है, मतलब इसके e की पावर tan इनवर्स s अपॉन c के। तो देखिए भाई मैंने यहाँ से इसको सॉल्व करना शुरू किया, log v अपॉन c1 इक्वल टू क्या हो गया बेटा, साई। log v अपॉन c1 इक्वल टू क्या हो गया, साई। या आप इसको ऐसा ही रहने दो, या आप इसको ऐसा ही रहने दो। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे v को रिप्लेस करना होगा, मुझे v को रिप्लेस करना होगा। तो v की वैल्यू देखो यहाँ गिवन है, ये रही v की वैल्यू, कहाँ गिवन है, यहाँ गिवन है, ये रही। तो क्या करूं मैं, देखो कि सिंस, वापस अपन बात करते हैं कि सिंस ये भी गिवन है, v प्रोपोर्शनल है, दिया हुआ है ना इसमें कि जो इसका वेग है वो e की पावर tan इनवर्स s अपॉन c के समानुपाती है। तो वही ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे आप, कांस्टेंट ऐड करोगे, k कर दिया मैंने, k का यूज नहीं हुआ ना, k कर दिया, e की पावर tan इनवर्स s अपॉन c। ये v की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ रिप्लेस कर देता हूँ, इससे आप कंफ्यूज, इसको छोड़ दो, यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ मैं। क्लियर। यहाँ रिप्लेस कर दी मैंने v की वैल्यू, इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 1, इसको दे दिया 2। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, देखो यहाँ v की वैल्यू रख दी बेटा मैंने, क्या आ जाएगा, log, और ये पूरी वैल्यू k e की पावर tan इनवर्स s अपॉन c और इक्वल टू साई प्लस log c1। क्लियर यहाँ तक की बात। अब देखो ये log m इंटू log n हो जाएगा, क्या लिख दिया भाई मैंने, log k प्लस log e की पावर tan इनवर्स s अपॉन c और ये इक्वल टू साई प्लस log c1 जी। यहाँ पे log e की पावर है तो ये क्या आ जाएगा, जैसे आपके पास लिखा हुआ log e की पावर x, तो क्या लिखते हो आप, इसको x ही लिखते हो, log e1 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया बेटा log k प्लस tan इनवर्स s अपॉन c इक्वल टू साई प्लस log c1। क्लियर जी यहाँ तक की बात। log k और log c1 दोनों को एक साथ लिख दो, ठीक है। तो मेरे पास आ गया tan इनवर्स s अपॉन c इक्वल टू साई प्लस log c1 अपॉन k, वो इधर जाएगा log m माइनस log n से, m अपॉन n। ठीक है जी, यहाँ तक की बात भी आपकी समझ में आ रही है। आगे देखो, अब थोड़ा सा रह रहा है, बहुत सारा हो गया है। अब देखो आपको s मिल गया, देखो आपको कैटनरी की इक्वेशन पता होनी चाहिए, कैटनरी s बराबर c tan साई। तो s आ रहा है, tan आ रहा है, साई आ रहा है, c आ रहा है, ये कांस्टेंट नहीं आ रहा है। तो कांस्टेंट रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे इसको इक्वेशन 3 ले लिया है ना, एट कंडीशन यूज कर लेते हैं अपन कि जो हमारा पार्टिकल मूव करता है ना, जैसे या कर्व से ए फिक्स पॉइंट से मूव करना शुरू किया, किसी पॉइंट पी पर पहुंचा तो हमने इसको क्या दिया, एस दिया। ये जो आर्क लेंथ आई ए से पी तक की, उसको हमने क्या दिया, एस दिया।
तो हम मान लेते हैं इनिशियल कंडीशन की बात कर देते हैं। किसकी बात कर देते हैं? इनिशियल कंडीशन, प्रारंभिक जो स्थिति है। प्रारंभिक स्थिति में ये एस यहाँ पे 0, एस क्या हो जाएगा बेटा? 0। और यहाँ आप टेंजेंट बनाते हो तो यहाँ टेंजेंट बनेगा तो उसका एंगल साई भी क्या हो जाएगा? समझ गए? एस 0 और साई 0, देन आपको क्या मिलेगा इस इक्वेशन 3 से? यहाँ एस को 0 रख दिया, tan इनवर्स 0 0, साई 0 हो गया, तो ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या मिल गई? 0। आपको मिल गया log c1 अपॉन k इक्वल टू 0। सो बाय इक्वेशन 3 वापस वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। क्या मिल जाएगा अपने को? tan इनवर्स s अपॉन c इक्वल टू साई। यहाँ से सॉल्व करोगे s अपॉन c इक्वल टू tan साई और s इक्वल टू क्या आ जाएगा? c tan साई। और यही क्या हमारा कैटेनरी की इक्वेशन है। बताइए जी, आया कि समझ में आपको? जल्दी से बताओ देंगे, फटाफट से, जल्दी से, स्पीड से। जल्दी से स्पीड से बताओ देंगे, आ गया क्या समझ में? कोई डाउट है क्या इसमें? आपको दो कंडीशन दी हुई थी, हमने दोनों का यूज किए करना है। दोनों का यूज करते हुए एक पाथ की इक्वेशन एस और साई में रिलेशन निकालना है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? कैटेनरी की इक्वेशन की फॉर्म में होना चाहिए। तो ये हमने पहले वेलोसिटी, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकाला, वेलोसिटी जो प्रोपोर्शनल थी उसको यहाँ रिप्लेस किया, सोल्व किया और अपने आप इक्वेशन आ गई। ऐसा कुछ उटपटांग कुछ नहीं है, आपको प्रश्न पढ़ना और समझना आना चाहिए। चले जी आगे चले, बोलो जल्दी से, आगे चलेंगे बेटा। आगे देखो, लास्ट एक और आज हो जाएगा मेरे हिसाब से 5-7 मिनट में एक क्वेश्चन और हो जाएगा। मिटा दूं इसको। आपको सिर्फ पूरा दिमाग, पूरा मन लगा के यहाँ समझना ही है। आपको अच्छी हैंडराइटिंग में जितने भी प्रश्न हैं एक्सरसाइज में, टोटल एक से लेकर सारे के आपको नोट्स दे दिए गए, पीडीएफ दे दी गई बेटा। आराम से उनको अपनी हैंडराइटिंग में लिखो, चाहे कुछ ही करो। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्यूशन कैसे करना है उसको यहाँ अपन समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, वापस पढ़ रहा हूँ, समझना देखना। एक कण एक समतल वक्र में इस प्रकार गमन करता है कि इसका स्पर्श रेखीय त्वरण अचर रहता है। क्या मिल गया अपने को? स्पर्श रेखीय त्वरण इसका अचर रहता है। लिख दो, स्पर्श रेखीय त्वरण मतलब टेंजेंशियल एक्सिलरेशन क्या दिया बेटा अपने को? अचर। अचर मतलब कांस्टेंट हो गया बेटा, ये लो, अचर रहता है। ठीक है जी, आगे देखो। इसके स्पर्श रेखीय वेग का परिमाण, इसके स्पर्श रेखीय वेग का परिमाण। अब देखो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। आपको पता है कि वेलोसिटी का जो परिमाण है, जो वो अपना रिजल्टेंट वेलोसिटी, वो एक ही होता है, तथा अभिलंबिक त्वरण का अनुपात इसका स्पर्श रेखीय वेग का परिमाण। देखो इसने एक कंफ्यूज करने के लिए वर्ड दे दिया, स्पर्श रेखीय वेग का परिमाण। तो वेग का जो परिमाण है बेटा, आपको पता है वेग का परिमाण अगर आप निकालते हो तो टेंजेंशियल वेलोसिटी का स्क्वायर और नॉर्मल वेलोसिटी का स्क्वायर। क्योंकि इस कंडीशन में नॉर्मल वेलोसिटी क्या होती है? यहाँ पार्टिकल में जिस पाथ में ये मूव कर रहा है उसमें क्या होता है? 0। तो हमेशा ही जो वेलोसिटी का परिमाण है, रिजल्टेंट जो है, वो किसके बराबर होगा? टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो थोड़ा सा वर्ड में इसने घुमा दिया आपको कि वेलोसिटी का परिमाण कह दिया, लेकिन वो है क्या? अपना टेंजेंशियल वेलोसिटी ही। और क्या दिया हुआ अपने को कि स्पर्श रेखी, सॉरी इंग्लिश में लिख देते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी और नॉर्मल एक्सेलरेशन। और क्या दिया बेटा? नॉर्मल एक्सेलरेशन। ये नॉर्मल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन कैसे लिखते हो? v²/ρ। और टेंजेंशियल वेलोसिटी किससे लिखते हो? v से। इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का अनुपात v क्या रहता है बेटा? कांस्टेंट रहता है। क्लियर? आगे देखो, तो सिद्ध करो कि पथ जो है
उसका नेज समीकरण है ना, टू प्रूव पाथ जो है वो s बराबर, उसका नेज समीकरण मतलब वही s और साई में रिलेशन हो गया बेटा, इंट्रिंसिक इक्वेशन s और साई में रिलेशन, s बराबर दिया बेटा a साई स्क्वायर प्लस b साई प्लस c, ये होता है, ये प्रूफ करना अपने को, जहां ए बी सी तीनों क्या हो जाएंगे हमारे पास, कांस्टेंट टाइप की टर्म्स हो जाएंगी। तो बताइए कैसे सॉल्व करोगे। देखो मैं लिखता हूं मैथमेटिकली, अपने को गिवन क्या क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब v स्क्वायर, सॉरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब dv बाई dt इक्वल टू कांस्टेंट, यही हो गया कांस्टेंट, आप कुछ भी मान ले, c1 c2 म्यू कुछ भी मान ले इसको, ठीक है। एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी और नॉर्मल वेलोसिटी का अनुपात, रेशियो, टेंजेंशियल वेलोसिटी v, नॉर्मल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय रो, ये भी क्या है बेटा कांस्टेंट, ये भी क्या है बेटा कांस्टेंट। देन अपने को पाथ s की इक्वेशन, s और साई की इक्वेशन चाहिए। जल्दी से बताओ, देख कैसे सॉल्व करोगे, जल्दी से बता दो, फटाफट से बताओ। हाँ फर्स्ट ईयर में थी जो नेज समीकरण, उसमें अपन चाप की लंबाई s निकालते थे, फिर उसके टेंजेंट के एंगल से उसको रिलेट करते थे। हाँ जी जल्दी से, ये दो कंडीशन गिवन है, पहली दूसरी, इन दोनों से आपको s निकालना है, जल्दी से बताओ कैसे निकालोगे। जल्दी से बताओ, देख कैसे निकालोगे, जल्दी से जल्दी बताओ, सोचो सोचो सोचो, सोचने में कुछ नहीं जाएगा, जल्दी सोच के बता दो बेटा। सेकंड कंडीशन से में क्या रखेंगे, जल्दी बताओ। सेकंड कंडीशन में देखो ये एक v कैंसिल आउट हो रहा है, तो फ्रॉम इसको जैसे इक्वेशन 1 दे दिया मैंने, इसको इक्वेशन 2 दे दिया, ठीक है। कांस्टेंट आप c1 c2 मान लो, है ना, यहाँ c1 c2 मान लो, ये लो, इसको c1 मान लिया, इसको c2 मान लिया, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 कल लिख रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 2 देखो, इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं अपन। इसमें अपन v को अगर कैंसिल आउट कर दूं तो क्या आ जाएगा, रो अपॉन v इक्वल टू c2। अब आप देखो मेरे को s चाहिए, s कैसे आएगा, सोचो जल्दी से। देखो रो को मैं लिख सकता हूं भाई, इसका तो ये निवारण हो जाएगा, रो को हम लिख सकते हैं ds बाई डी साई, और v को क्या लिख सकते हो, ds बाई dt लिख सकते, इक्वल टू क्या आ गया बेटा कांस्टेंट, ठीक है। यहां से ds कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वेशन क्या मिल जाएगी, dt बाई डी साई, ये ऊपर चला जाएगा ना, इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां से वेरिएबल सेपरेट करें तो dt इक्वल टू मिल जाएगा c2 डी साई, और जब इंटीग्रेट कर दोगे इसको तो t इक्वल टू मेरे को मिल जाएगा c2 और साई प्लस कांस्टेंट लिख दो, c3 लिख दो, है ना, ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब देखो t मिला है फिलहाल, तो अभी क्या मिला है, t मिला है साई की कंडीशन में या साई के रिलेशन में, लेकिन मुझे किसके साथ रिलेशन चाहिए, तो s कहां से मिलेगा, सोचो जल्दी से। ये एक कंडीशन को हमने यूज ही नहीं किया ना अभी, ये एक कंडीशन को हमने यूज ही नहीं किया। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं इसको लिख सकता हूं क्या, dv बराबर c1 dt, इंटीग्रेट कर दूंगा इसको भी, v इक्वल टू क्या मिल जाएगा, c1t प्लस c2, सॉरी c4 लिखना पड़ेगा,
ये कांस्टेंट का चक्कर थोड़ा सा ज़्यादा है। अब v मिला है, मुझे क्या चाहिए s, तो इस v को मैं लिख सकता हूँ ना बेटा ds बाई डी टी। वे क्या है, वेलोसिटी तो है, ये क्या है v वेलोसिटी, तो इसको ds बाई डी टी लिख दिया, ये c1t प्लस c4 लिख दिया। वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, ds बराबर क्या आ जाएगा c1t प्लस c4 और dt, और इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड, तो s इक्वल टू c1t स्क्वायर बाई 2 प्लस c4t प्लस c5, और यहाँ t स्क्वायर जो आ रहा है ये इक्वेशन कौन सी हो गई 4, यहाँ जो t आ रहा है वो कहाँ से रिप्लेस कर दोगे 3 से, तो इधर क्या मिल जाएगा आपको साई, और जितने भी कांस्टेंट है उनको एक साथ करके क्या दे दोगे, जैसे साइन स्क्वायर की टर्म्स को एडजस्ट कर लोगे, जमा लोगे, फिर उसके साथ जो कांस्टेंट आएगा उसको a कह दोगे, साई की टर्म जमा लोगे उसके साथ कांस्टेंट को b, और केवल कांस्टेंट टर्म आएगी उसको c। तो ये इस तरह की इक्वेशन आपको साई इक्वल टू इस टाइप की इक्वेशन आपको s बराबर में मिल जाएगी। समझ में आ गई बात, जो कंडीशन गिवन है उसी से ही सॉल्व करना है। s निकालना है तो v चाहिए, v हमने यहाँ से निकाल लिया, सॉरी s निकालना है तो v चाहिए, तो v यहाँ से हमने निकाल लिया, देखो इंटीग्रेशन करके, फिर v को ds बाई डी टी लिखा और s और t में रिलेशन लिया है। फिर इस सेकंड कंडीशन को सॉल्व किया, उससे मेरे पास t आ गया, t को यहाँ रिप्लेस कर दिया इन द टर्म्स ऑफ साई में, तो s और साई में रिलेशन मिल जाएगा इस तरह के का। बाकी क्वेश्चंस और हैं आगे 10, 11, 12, 13, वो हम कल वाली क्लास में कर लेंगे, कल ये कंप्लीट हो जाएगी एक्सरसाइज, और परसों अपन नया चैप्टर नई यूनिट स्टार्ट कर देंगे बेटा, 3rd चैप्टर, ठीक है। तो आगे के लिए शुभकामनाएं, यहाँ तक का आप पढ़ लेंगे, यहाँ तक का आप पूरा देख लोगे, एक बार कोई दिक्कत आए, कोई प्रश्न में समझ में नहीं आ रहा है तो वो आप मेरे से अगली क्लास में पूछ लोगे। कल हम इससे आगे 9 के बाद 10, 11, 12, 13 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है जी।